सियासत की राहें बड़ी ऊंची नीची और उलझन भरी हैं। यहाँ ना तो दोस्ती पर भरोसा किया जा सकता है, न दुश्मनी का कोई तय वक्त है। चुनाव से पहले महाराष्ट्र में मचा सियासी तूफान इस बात की बानगी है। सत्ता की चाह में बरसों पुराने रिश्ते दरक रहे हैं। हाँ ना के फेर में सियासतदान उलझे हैं। महाराष्ट्र चुनाव मानो अहम की लड़ाई हो गया है। गठबंधन धर्म भूलकर सहयोगी आंख दिखा रहे हैं। बीजेपी हो या फिर शिवसेना, दोनों एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं, एक दूसरे को नए नए फॉर्मूले सुझा रहे हैं। लेकिन अब तक नतीजा सिफर रहा है। बीजेपी के नए फॉर्मूले के तहत शिवसेना को 140, बीजेपी को 130 और सहयोगी दलों को 18 सीटें हैं। 135 सीटें मांगने वाली बीजेपी 5 सीट पीछे हट गई है। लेकिन शिवसेना पुरानी मांग पर अड़ी है। शिवसेना चाहती है कि विधानसभा चुनाव में शिवसेना को 151, बीजेपी को 119, अन्य सहयोगी दलों को 18 सीटें मिलें। बीजेपी ने शिवसेना का प्रपोजल ठुकरा दिया है। 25 साल पुराने रिश्ते दोहराहे पर हैं। महाराष्ट्र के सियासी महाभारत में कांग्रेस और एनसीपी के रिश्ते भी डगमगा रहे हैं। बीतते वक्त के साथ सवालों का अंबार बढ़ता जा रहा है कि आखिर महाराष्ट्र की सियासत में चल रही जंग का युद्ध विराम आखिर कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। जिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम राजचक्र में आप सभी का स्वागत है। मैं इससे निरोध आज एक बार फिर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करूंगा महाराष्ट्र की गरमाई राजनीति पर। जी हाँ, महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी दोनों ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर करना क्या है। दोनों पार्टियां एक दूसरे को नए नए फार्मूलों के सहारे बनाने की कोशिश में जरूर लगी हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये कोशिशें कामयाब होंगी? अगर नहीं तो फिर क्या 25 साल पुराना बीजेपी और शिवसेना का याराना खत्म हो जाएगा? ये तो रही बात बीजेपी और शिवसेना की, लेकिन हालात कांग्रेस और एनसीपी के बीच भी ज्यादा बेहतर नहीं है। एनसीपी मांग कर रही है कि उसे 144 सीटें मिले, लेकिन कांग्रेस 124 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। राजचक्र में हम आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार निरंजन झा, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अजीत कुमार मिश्रा, बीजेपी नेता दीपिका शर्मा, मुंबई से शिवसेना प्रवक्ता प्रकाश सुर्वे और एनसीपी नेता अल्पना पेंटर, साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकांत वानखेड़े। तो चलिए शुरू करते हैं राजचक्र का आज का सफर, महाराष्ट्र में सियासी महाभारत। चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति बेहद रोमांचक और दिलचस्प होती जा रही है। हर पल लगता है कि अब क्या होने वाला है। ये बात अलग है कि होता कुछ नहीं। इस गहमागहमी में सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी और शिवसेना के रिश्तों में आए उतार चढ़ाव की। कैसे शिवसेना ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को गुजरात दंगों की याद दिलाई और कैसे नरम पड़े अमित शाह के तेवर, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। उद्धव की खरी खरी, शाह की अपील। कहते हैं कि बात करने से ही बात बनेगी, लेकिन सवाल ये कि क्या बातचीत का फॉर्मूला बीजेपी और शिवसेना के रिश्तों के बीच आई खाई को पाट पाएगा? कल तक शिवसेना को अल्टीमेटम देने वाले अमित शाह थोड़े नरम हो गए हैं। शाह ने उद्धव ठाकरे से फोन पर अपील की है कि वो गठबंधन को बिखरने से बचाएं। हाँ, इस बातचीत में उन 59 सीटों का फिर से विचार का जिक्र किया गया जिन पर शिवसेना ने कभी भी जीत का स्वाद नहीं चखा। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस बैठक में उपस्थित थे और बहुत विस्तार से सभी सीटों पर चर्चा हुआ। लेकिन आज भी हमारी इच्छा है और हम ये संवाद बार बार शिवसेना के पास पहुंचा रहे हैं कि हम युति चाहते हैं, हम समझौता चाहते हैं। हम किसी भी सूरत में समझौता पर कोई आक्षेप आए या समझौता टूटे, ये कतई भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। हम प्रयास में हैं और आज भी हमें विश्वास है कि शिवसेना की तरफ से जो प्रस्ताव आएगा या बातचीत जो होगी, निश्चित रूप से हम युति को बचाने में सफल हो जाएंगे। 25 साल की दोस्ती दांव पर है। इस बीच शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने सामना के जरिए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। दिल्ली तुम्हारी, महाराष्ट्र हमारा नाम के शीर्षक से लिखे लेख में
ठाकरे ने बीजेपी को खरी खरी सुनाते हुए लिखा है, लोकसभा में तुम्हारे मिशन 272 के लिए शिवसेना ने तन मन धन से काम किया। अब विधानसभा में हमारा भी मिशन 150 है। दिल्ली तुम संभालो, लेकिन महाराष्ट्र में सत्ता हमारी हो। शिवसेना और बीजेपी गठबंधन पिछले 25 सालों से कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि हिंदुत्व के लिए गठबंधन है। इस गठबंधन धर्म को याद करो। जब प्रचार शुरू होना चाहिए, तब हम सीटों को लेकर खींचतान कर रहे हैं। ऐसी कर्म दरिद्रता मत करो। उनका अधिकार है सामना में लिखना, मगर किस प्रकार से सीट स्ट्रक्चर्ड हमारे में बंटवारा होगा, इसका जो निर्णय है हमारी भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड और सीईसी अपने बैठकों में लेगी। तमाम आला कमान हमारा मीटिंग कर रहे हैं और स्वाभाविक रूप से ये निर्णय वही लेंगे। बीजेपी और शिवसेना के रिश्ते नाजुक मोड़ पर आ गए हैं। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों की याद एक बार फिर ताजा करा दी। ठाकरे का कहना है कि गुजरात दंगों के बाद बाला साहिब ठाकरे ने उनका साथ दिया। जिस तरह शिवसेना पुराने जख्म ताजा कर रही है, ऐसे में इस गठबंधन के भविष्य पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। 33 सीटें ऐसी पिछले 2009 की शिवसेना की थी जिसमें वो डिपॉजिट तक बचा नहीं सके, 4000, 5000, 10,000 वोटों के ऊपर जा नहीं सके। ऐसी जो सीटें हैं जो हम कभी बीजेपी हो या शिवसेना हो, जो हमने कभी जीती ही नहीं, वो सीटों के एडजस्टमेंट के लिए अभी नए सिरे से कुछ किया जाए। नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, को वहां खड़ा कर सकता है। नई स्थिति बदली है, दिल्ली में हमारी सरकार आई, उसके कुछ लाभ उठा सकते हैं। तो ऐसी सीटों में हम अगर एडजस्टमेंट करें तो कुछ फायदा हो सकता है। महाराष्ट्र की सियासत में आए भूचाल के बीच महायुति के घटक दलों ने महायुति से बाहर जाने की चेतावनी दी है। इससे पहले रविवार को बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें महाराष्ट्र की 135 से 140 सीटों पर चर्चा की गई। इस दौरान बीजेपी ने 120 उम्मीदवारों के नाम पर अपनी मुहर लगा दी है। जल्दी तस्वीर साफ हो जाएगी गठबंधन को लेकर, और जब भी तस्वीर साफ होगी तभी इस पर कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से महाराष्ट्र का हित चाहती है, और जो एनसीपी और कांग्रेस की सरकार है वो 15 साल से महाराष्ट्र की जनता उससे परेशान है, तो उसको हटाना है और अपनी सरकार बनानी है। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए 15 अक्टूबर को मतदान होगा। 25 साल तक महाराष्ट्र की सियासत में कांग्रेस का सामना करने वाले बीजेपी और शिवसेना क्या विधानसभा में कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का सपना पूरा कर पाएगी, या फिर सीट बंटवारे की आंधी में बिखर कर रह जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। बीजेपी और एनसीपी के बीच सीट बंटवारे पर चल रहे खींचतान पर बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ और संघ नेता इंद्रेश कुमार का क्या कहना है, आइए देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना राजनीतिक क्षेत्र के अंदर वर्षों से एक दूसरे के मित्र और सहयोगी हैं। दोनों ने हर सुख दुख के अंदर साझा काम किया है, और मुझे ये पूरा विश्वास है कि वह अपनी मित्रता को सब प्रकार के संकटों में से निकालकर उसको बनाकर रखेंगे। जिस प्रकार से दोनों ही पार्टी, मैं कह सकता हूं, और भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से, हम लोग गठबंधन बहुत पुराना है, उसको वो रहना चाहिए। इस तरह से सकारात्मक सोच लेते हुए बैठकें चल रही हैं, और क्योंकि अभी बैठक का दौर चल रहा है, इस पे मैं ज्यादा नहीं कह सकता, मगर उम्मीद करता हूं कि जो हम लोग का लक्ष्य है भाजपा का, वही शिवसेना का है कि महाराष्ट्र से ये भ्रष्ट और विकास विरोधी जो कांग्रेस एनसीपी की सरकार है उसको हटाया जाए, उसको ध्वस्त किया जाए। तो दिल्ली तुम्हारे, महाराष्ट्र हमारा, यह शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट कर दिया है। इसमें सारा संदेश जो मिला है वह यह है कि आप दिल्ली में चाहे जो कर लो, पूरे देश में चाहे जो कर लो, महाराष्ट्र शिवसेना का है और शिवसेना की बातों को आपको मानना पड़ेगा। यह उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट कर दिया। इसमें महत्वपूर्ण यह है, अब जरा पीछे इतिहास में चलें। बाल ठाकरे शिवसेना के संस्थापक, उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया था कि एक राष्ट्र भारत में महाराष्ट्र ऐसा है जिस पर हमारा कब्जा हमेशा रहेगा, और इसी नीति पर उन्होंने सारी जो योजनाएं बनाई, पूरे जो राजनीति का जो दर्शन सामने दिया,
उसी के आधार पर, अर्थात हिंदुत्व के आधार पर आज से 25 वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था। उस गठबंधन के आधार हिंदुत्व की भी याद उद्धव ठाकरे ने दिलाई है। और थोड़ा आगे बढ़ते हुए उद्धव ठाकरे ने गुजरात के दंगों को भी याद दिला दी है कि वह समय था जब स्वयं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी का सिर चाहते थे। सार्वजनिक रूप से उन्होंने घोषणा कर दी थी कि गठबंधन धर्म का निवाह करो। उस समय बाल ठाकरे ने हस्तक्षेप किया था और तब लाल कृष्ण आडवाणी की मदद लेकर उन्होंने नरेंद्र मोदी की मदद की थी और नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर गुजरात में बने रह गए थे। उसकी भी याद आज उन्होंने दिलवाई है और यह भी याद दिलाया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव में मिशन 272 में शिवसेना ने खुलकर तन मन धन से मदद की। अब हमारा मिशन है महाराष्ट्र 150। ये इस मिशन में वो सीधे बोल रहे हैं कि इसमें हमारी मदद करो, अर्थात मुख्यमंत्री पद की जो कुर्सी है वो शिवसेना के खाते में आना चाहिए। विवाद के जड़ में ही है, संख्या अलग है। ऐसे में क्या यह गठबंधन कायम रह पाएगा? अभी तक के जो संकेत है उससे तो लगता है कि श्राद्ध के तर्पण के साथ साथ वर्षों पुराने रिश्तों का भी तर्पण कर दिया जाएगा। सबसे पहले मैं अपने वरिष्ठ पत्रकार मित्र अनुरंजन झा जी के पास चलता हूं। अनुरंजन जी, आप बताइए कि आपको क्या लगता है ये जो पिछले एक सप्ताह की जो खींचतान है, कभी लगता है कि अब समझौता हो जाएगा, कभी लगता है कि टूट जाएगा, और आज ऐसा लगा कि अब ये टूटने की कगार पर पहुंच चुका है और इसके बाद हम फिर कांग्रेस और एनसीपी पर चलेंगे। बहरहाल हम भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के रिश्तों पर आपकी राय। देखिए विनोद जी, महाराष्ट्र में अगर हम पिछले 25 साल के इन दोनों के रिश्तों की बात करें जी, तो जब हम देखते हैं कि बाला साहब ठाकरे के समय जी, क्या दौर था और क्या समय था जी, बाल ठाकरे ने कभी भी कुर्सी के लिए अपनी इच्छा जाहिर नहीं की। कभी भी उनकी सत्ता एक दूसरे तरीके से चलती थी। वो महाराष्ट्र पे कब्जा भी चाहते थे, महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे पावरफुल नेता भी रहे, लेकिन कभी भी मुख्यमंत्री पद की चाह उनको नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया उस समय जब ये चर्चा होती थी कि बाल ठाकरे रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते हैं, उन्होंने बोला था कि हाँ रिमोट कंट्रोल मेरे पास है। अब समय बदल गया। अब क्या है, ये सारे विवाद की जड़ जहां तक हमें समझ में आता है सिर्फ ये है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। जी, एक बार राज ठाकरे की तरफ से बयान आया कि अगर वो जनता चाहेगी तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उसके बाद जैसे ही उद्धव ठाकरे ने अपनी मंशा जाहिर की कि वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये विवाद शुरू हो गए गठबंधन को लेकर के। जी, अगर ऐसा नहीं होता, अगर मुख्यमंत्री पद पे दावेदारी उद्धव ठाकरे नहीं करते, तो मुझे लगता है कि शायद ये गठबंधन पे विवाद नहीं होता और ये सीट शेयरिंग भी बहुत प्रॉपर तरीके से हो जाती और आगे भी चलती। तो आज की तारीख में क्या है कि अब वो नेतृत्व नहीं रहा। अगर बाल ठाकरे के नेतृत्व की बात करें, वो रिमोट कंट्रोल से सरकार नहीं चल सकती। अब महाराष्ट्र का वजूद अलग हो गया है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से कांग्रेस और एनसीपी के तकरार हो रहे हैं, उसमें कई सारी चीजें छनकर बाहर आ रही हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में लगता है कि अभी बहुत ही, जैसा आपने कहा कि श्राद्ध के बाद तर्पण की स्थिति है, तो वो कमोबेश स्थिति दिख रही है। जी जी। दीपिका जी, अब सीधे आपके पास, आपने उद्धव ठाकरे के ताजा बयान और उनके तेवर को भी देख लिया। वह साफ है कि किसी भी कीमत पर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, उस पर उनका दावा बना रहेगा, चाहे सीटों की संख्या कुछ भी हो, विधायकों की संख्या कुछ भी हो। उन्होंने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र हमारा है, दिल्ली चाहो तुम कर लो। उन्होंने जो नारा दिया, दिल्ली तुम्हारी महाराष्ट्र हमारा। ऐसे में क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा नरम होकर, थोड़ा झुक करके गठबंधन को बरकरार रखना चाहिए? विनोद साहब, ये तो स्वयं अमित शाह जी ने मेरे ख्याल से कल ये बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सीएम के पद के लिए नहीं बल्कि कि कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र के लिए लड़ रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस एनसीपी कंबाइन ने 15 सालों में महाराष्ट्र का हाल किया है, जिस प्रकार के जिस पैमाने के घोटाले हुए हैं, चाहे वो आदर्श हो,
चाहे वो इरिगेशन स्कैम हो, चाहे वो अन्य कितने ज़्यादा स्कैम हो, जिसकी वजह से कांग्रेस को पृथ्वीराज चौहान को भेजना पड़ा। और आलम ये था कि इनके अलायंस का, कि एनसीपी के मंत्री जो थे वो आए दिन ये बयान अपने ही चीफ मिनिस्टर के खिलाफ देते थे और धरने करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जो जिस लेवल पे घोटाले हुए, चाहे वो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने किए हों या एनसीपी के नेताओं, खास तौर पे अजीत पवार, जिन्होंने एक बहुत ऐतिहासिक घोटाला किया। दीपिका जी, अभी एक्चुअल मुद्दा अभी वो नहीं है जी। अभी मुद्दा से ये कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र का नारा तो स्वयं उन्होंने, ठाकरे भी बोलते हैं जी कि हम लोग को संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ करके यहाँ पर ये जो कुशासन जो सामने आया है कांग्रेस एनसीपी का, उससे मुक्ति महाराष्ट्र को दिलानी है। अभी जो मुद्दा, विवाद का जो मुद्दा अभी है, सीटों को बंटवारा लेकर, मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को लेकर, अमित शाह ने बिल्कुल से कहा अपनी जगह है, लेकिन इस पर अभी कोई बोल नहीं रहा है। नहीं विनोद साहब, ऐसा है, सबसे पहले तो देखिए पिछले चुनावों में 59 सीट्स ऐसी रही हैं जहां पे जो शिवसेना के पास थी और जहां से शिवसेना का एक भी कैंडिडेट नहीं जीता है। इस समय देश में भाजपा की सरकार केंद्र में है, मोदी जी की लहर है, भाजपा की पॉपुलैरिटी है, भाजपा ने जो अपने ऑफिस में जो 120 दिनों में जो उन्होंने काम किया है वो देश को पसंद आ रहा है। तो ये जो राजनीतिक परिस्थिति बदली है, इसके तहत हम केवल शिवसेना से ये निवेदन कर रहे हैं, महायुति हम अपने मन से चाहते हैं। वो हमारे 25 साल से हमारे पार्टनर रहे हैं, बहुत लॉयल पार्टनर रहे हैं, आइडियोलॉजिकल पार्टनर रहे हैं। और हम आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिन से कितनी ज़बरदस्त कोशिश की जा रही है। अनेक बैठकों का दौर चल रहा है जहां पे ये कोशिश की जा रही है कि उनसे किसी न किसी रूप में संपर्क हो। आज आपने देखा कि देवेंद्र फडणवीस मातोश्री गए थे, कल आज अमित शाह जी ने भी शायद फ़ोन पे उनसे उद्धव ठाकरे से बात करी है। तो कहीं ना कहीं पे ये बातचीत का दौर जारी है। हम केवल ये चाहते हैं कि राजनीति परिस्थिति क्योंकि ग्राउंड पे बदली है और पिछले कुछ बीते सालों ने हमें बताया है कि भाजपा जिन जिन सीटों से लड़ती है उसका जो कन्वर्जन रेट है, फाइटिंग अ सीट एंड विनिंग अ सीट, तो जो लड़ने का और जीतने का जो रेशो है भारतीय जनता पार्टी का, वो अनुपात ज़्यादा है शिवसेना के मुकाबले। तो हमने केवल ये प्रार्थना करी है कि जिन सीटों में शिवसेना इतने सालों से बिल्कुल भी उन्होंने अपना यहाँ थोड़ा आपको संशोधन करना चाहूँगा। यह ठीक है कि पिछले चुनाव में शिवसेना के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें अधिक मिली, लेकिन वोटों के प्रतिशत पर, मतदान के प्रतिशत पर जाइएगा तो वो करीब 2.25% शिवसेना को ज्यादा वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी से। इसलिए वह तर्क कोई है अभी नहीं विनोद साहब, आप खुद आप सोच के देखिए कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते, नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में प्रचार नहीं करते तो क्या शिवसेना को उतनी सीटें भी लोकसभा में मिलती? तो कहीं ना कहीं शिवसेना जो हमारी बिल्कुल बहुत बेहतरीन पार्टनर है, उसको भी ये सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी जी आपके पास आ गए। इसमें क्या है, अभी आप बार बार बहुत जोर दे रही है मोदी लहर पर। मैं आपको याद दिला दूं कि लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान उद्धव ठाकरे सार्वजनिक रूप से इस दावे को चुनौती दे चुके थे कि महाराष्ट्र में कोई मोदी लहर नहीं है। और अगर आप बहुत ही एक कड़वा उदाहरण अगर आपको चाहिए तो मैं देना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी नागपुर में चुनाव लड़ रहे थे। 4 बार मोदी नागपुर में उतरे, वहां से अमरावती, वर्धा, चंद्रपुर वगैरह वगैरह गए वो, लेकिन एक भी चुनावी सभा नागपुर में नहीं हुई। अकेले अपने दम पर नितिन गडकरी लड़े और लगभग 3 लाख वोटों से जीते। तो यह कहना फिलहाल आप कहेंगे, अभी अब तुरंत जो बातें हैं उस पर हम चलते हैं। हमारे साथ शिवसेना के नेता प्रकाश सुर्वे जी जुड़े हुए हैं। अब सीधे प्रकाश जी के पास चलते हैं। प्रकाश जी, अभी आपने यह 2 विचार यहाँ सुने, हमारे वरिष्ठ पत्रकार और फिर भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है हमारी दीपिका जी, इनका कहना है कि पिछले लोकसभा चुनाव में चूंकि मोदी लहर के कारण आपको सीटें मिली, हालांकि आपके नेता उद्धव ठाकरे इसे चुनौती दे चुके हैं, इनका यह कहना है। इसके पार्श्व में क्या आपको लगता है कि आप जो जिद पर अड़े हुए हैं, जो शिवसेना अड़ी हुई है कि हमें 151 सीटों पर लड़ना है और इससे भी आगे बढ़कर मुख्यमंत्री
की कुर्सी शिवसेना के खाते में, अर्थात जैसे उद्धव ठाकरे अपनी इच्छा जाहिर कर चुके, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार वहां महायुति घोषित कर दे। क्या इससे आप पीछे हटने को तैयार हैं? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा। जी जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, आप बोलिए सुरवे जी, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, पहली बात तो ये कहना मैं चाहूंगा जी। हम पहली बात तो ये कहना चाहूंगा जी, पहले कई सालों से जी शिवसेना जब बाल साहब ठाकरे हमारे हिंदू हृदय सम्राट थे जी, उनके बलबूते पे बीजेपी आगे आई है। 100 बार किए हुए एहसान को इन्होंने भूलना नहीं चाहिए जी। आज एक हवा क्या थोड़ी सी चली जी, तो उसमें इतनी हवा नहीं है, क्योंकि पहले 25 साल में क्या हुआ जी, 25 साल में बाल साहब ठाकरे की यहाँ वन साइड यहाँ हवा थी और उसकी वजह से साथ मिला है जी। तो पुराना साथ इतना मजबूत होते हुए थोड़ा सा नया कुछ मिला तो आदमी ने इतनी सर में हवा नहीं जाना चाहिए, ये पहला मैं कहूँगा। और दूसरा, उद्धव साहब को हमारे जनता ने, हमारे कार्यकर्ता ने बोला है आप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो। उद्धव साहब खुद कभी नहीं बोले आज तक। हमारी जनता ने, हमारे सभी कार्यकर्ता ने, सभी आमदारों ने बोला है कि अब की बार उद्धव साहब की जी से हमारा जारी है। और क्या करना चाहिए और कितना झुकना चाहिए हमें? ठीक है, लगता है कि हमारे कुछ तकनीकी गड़बड़ी है। हाईवे पार्टी को देते हैं हाँ। उसमें से बीजेपी को कहीं हमने हाथ नहीं लगाया है, तो अभी भी इससे ज्यादा और क्या करना चाहिए और कितना झुकना चाहिए हमने? नहीं तो क्या आपकी तैयारी, आप अगर ये गठबंधन महायुति आपका टूटता है तो क्या आप सभी के सभी 288 सीटों पर लड़ेंगे? और वैसी हालत में आप कितनी सीटों पर विजय की आशा करते हैं? कितनी सीटों पर जीत पाएंगे? जी देखो, 288 लड़ेंगे। हमारे भी कई जगह ऐसी सीटें हैं कि जहां बीजेपी की सीट है जी, वहां स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, लेकिन उनकी वजह से हमें चुप बैठना पड़ रहा है जी। को मिलेगा नहीं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, लिख के रखना, सुरवे साहब, से ज्यादा सीट हमारी आएगी सुरवे और साहब, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हमारा रहेगा। सुरवे साहब, भारतीय जनता पार्टी का एक तर्क समझ मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे रहेंगे, इसकी गारंटी है हमें। चलिए, लेकिन अगर मैं आता हूं आपके, आप विदर्भ में 62 सीटें हैं, आपका वहां जो संगठन है काफी कमजोर बनाता है, तो आप जो मिशन 150 आपने रखा हुआ है तो आप कैसे पूरा करेंगे? चलिए, लगता है कुछ तकनीकी गड़बड़ी है। हम विदर्भ के मुद्दे पर अब सीधे हमारे नागपुर चलते हैं, जहां हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकांत वानखेड़े जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विदर्भ के मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं, बड़े पत्रकार हैं और सामाजिक क्षेत्र में उनकी एक खास पहचान है। वानखेड़े जी, अभी विदर्भ में 62 सीटें हैं और पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये जो लहर देखा गया, वैसे हमारे गीतिका जी ने दावा किया कि बगैर मोदी लहर के कुछ होता नहीं, लेकिन वैसे में अगर शिवसेना अलग होकर के चुनाव लड़ती है तो इन 62 सीटों पर शिवसेना की क्या स्थिति रहेगी? और कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन भी अगर टूटता है या एक साथ भी अगर लड़े तो वैसी स्थिति में विदर्भ में क्या राजनीतिक परिदृश्य रहेगा? चंद्रकांत जी। एक बात तो साफ है जी
कि अभी तो शादी तो तय हुई है, शादी की तारीख भी तय हो चुकी है, मगर लेन देन के मामले में और कुछ निश्चितता आ नहीं पा रही है। और यहाँ एक बात तय है कि कुछ भी किसी भी परिस्थिति में जिस तरह से शिवसेना स्वतंत्र विदर्भ राज्य के बारे में भूमिका लेती है और विदर्भवादी आंदोलनकर्ताओं ने ये तय किया है कि किसी एक तो इन लोगों ने भूमिका बदलनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। यदि ये अपनी भूमिका पे ठाम रहते हैं और अखंड महाराष्ट्र हम तोड़ने नहीं देंगे, ये भूमिका रखते हैं, तो यहाँ विदर्भवादी आंदोलन ने ये तय किया कि विदर्भ विरोधकों उनको इस वक्त चुनाव में पानी चखाना है। और इसलिए यदि गठबंधन टूटता है और समझो भाजपा अलग और शिवसेना अलग हो जाती है, तो विदर्भवादियों की इनडायरेक्टली मदद भाजपा को हो सकती है और भाजपा भी दुश्मन पक्ष के हैसियत से शिवसेना को यहां से नष्ट करने के लिए प्रयास करने की कोशिश करेगा, ये तय। यदि गठबंधन रहता है तो ये उनके लिए दिक्कत का मामला होगा, पर गठबंधन टूटता है तो विदर्भ में इस वक्त शिवसेना के बारे में विदर्भवादियों का काफी रोष है और रोष व्यक्त होने की संभावना है। मगर इसमें दूसरा भी यह है कि स्वतंत्र विदर्भ राज्यों को विरोध करते हुए पश्चिम महाराष्ट्र में और सीटें बटोरने का शिवसेना का उद्देश्य हो सकता है, जिसी उद्देश्य के तहत कांग्रेस ने भी स्वतंत्र विदर्भ राज्य के बारे में काफी विरोध किया है। और यहाँ विदर्भवादियों ने यह तय किया है कि कांग्रेस हो या शिवसेना हो, जो भी विदर्भ को विरोध करेगा, जो विदर्भ के विरोध, जो विदर्भ की बात करेगा, वही यही यहाँ राज करेगा। ये नारा अभी जोरों में चल रहा है, आंदोलन भी काफी। हेलो, हाँ चंद्रकांत जी, आपने स्वतंत्र विदर्भ राज्य की बात की, पृथक विदर्भ राज्य की बात की। आपने कहा कि जो विदर्भ की बात करेगा समर्थन उसी को मिलेगा। आपने कहा चूंकि शिवसेना पृथक विदर्भ राज्य का विरोध कर रही है, उसे विदर्भवादी उसे समर्थन नहीं देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी अभी इसमें जो उनकी भूमिका है वो संदिग्ध है। वो भी खुलकर के पृथक विदर्भ के समर्थन में कहाँ आ रही है? उन्होंने भी तो खुलकर समर्थन दिया नहीं। हालांकि यह सच है कि चुनाव के समय नितिन गडकरी ने लिखित रूप से आश्वासन दिया था, लिखित है, उनका डॉक्यूमेंट है कि हम संसद के अंदर और संसद के बाहर जब हमारी सरकार बनती है तो पृथक राज्य के समर्थन में हम आंदोलन चलाएंगे और देखेंगे। लेकिन उसके बाद से अभी तक आपको जो विदर्भवादी हैं, उनके जितने नेता हैं, उनकी शिकायत है कि भारतीय जनता पार्टी खुल करके पृथक विदर्भ राज्य के समर्थन में सामने नहीं आ रही है। तो फिर उन्हें समर्थन कैसे मिलेगा? कांग्रेस पहले ही से खिलाफ है और कांग्रेस खिलाफ है तो एनसीपी खिलाफ है। तो यह पृथक विदर्भ का मुद्दा आखिर कितना कारगर हुआ? क्या आप चुनाव को बहिष्कार करेंगे पृथक विदर्भ के नाम पर? नहीं, एक बात स्पष्ट है कि दो पक्ष सामने आते हैं, एक खुलकर विरोध कर रहा है और एक खुलकर समर्थन नहीं कर रहा है मगर विरोध नहीं कर रहा है। उन्होंने नहीं 1997 में भुवनेश्वर में जो ठहराव हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से स्वतंत्र विदर्भ राज्य की बात की है। अभी तक विदर्भ में भाजपा के जो नेता थे, देवेंद्र फडणवीस हो या मुनगंटीवार हो, ये विदर्भ के लिए प्रचार यात्रा कर चुके हैं, कभी कभी आंदोलन में जेल तक गए हुए हैं। भेद इतना ही है, सीमा रेखा और जो स्पष्ट है, नहीं बोलने वाले, स्वतंत्र विदर्भ आवाज हम नहीं देने वाले हैं, ये बोलने वाले और हम देने वाले हैं, मगर अभी काफी सत्ता में आने के बाद चुप रहने वाले, ये भेद तो विदर्भवादी आंदोलन करेगा ही कि भाजपा आज बोल नहीं रहा है मगर उन्होंने नहीं बोला नहीं, इसीलिए ये कांग्रेस और शिवसेना की कैटेगरी में नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने अभी तक नहीं बोला है, वो मौन बैठे हैं। ये बात सही है, तय है, मगर ये फर्क तो आता ही है कि इन्होंने नहीं कहा नहीं, चंद्रकांत जी ना कर रहे हैं। चंद्रकांत जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने विरोध नहीं किया है और भुवनेश्वर में उन्होंने प्रस्ताव भी पारित किया था, लेकिन जिस प्रकार आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस खिलाफ में रहे, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप मेरी बात से वो समर्थन देंगे। 1999 में जब भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन नागपुर में हुआ था, कांग्रेस के नेतागण अटल बिहारी वाजपेयी के पास पृथक विदर्भ राज्य की मांग को लेकर जाके मिले थे। वहां कांग्रेस के सांसद भी उस प्रतिनिधिमंडल में थे, कांग्रेस के सारे विदर्भ के नेता थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिलकर उन्होंने पृथक विदर्भ राज्य के समर्थन में बात की थी और वाजपेयी जी ने आश्वासन भी दिया था। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने हमेशा विरोध किया है।
नहीं, कांग्रेस ने विरोध अभी किया है, इस वक्त किया है। वो जो उनकी प्रचार आरंभ सभा जो हुई उसमें उन्होंने विरोध जताया है। दिक्कत की बात यही होती है कि जैसे उन्होंने उनकी सत्ता नहीं थी तो विदर्भ का समर्थन वाजपेयी के सामने किया था, मांग की थी, और वाजपेयी ने 2000 में जब 3 राज्य स्टेट अलग किए उस वक्त विदर्भ होने की एक संभावना बनी हुई थी, पर शिवसेना ने सख्त विरोध किया और स्वतंत्र विदर्भ राज्य यदि बनता है तो हम अपना सपोर्ट खींच लेंगे और सत्ता जाने की संभावना थी। इस अगतिकता से विदर्भ की बात नहीं हुई। अब दिक्कत की बात यह है कि कांग्रेस ने पहली बार स्पष्ट रूप से प्रचार के आरंभ में ये बात कही है, इसलिए भेद तो करना पड़ेगा। विदर्भवादी सबको दुश्मन नहीं बना सकते। हम इतना ही ये करते हैं कि इन्होंने अभी तक विरोध नहीं किया है और ये विदर्भ की बात करते हैं, अलग स्टेट की बात अभी तक करते आए हैं, और कांग्रेस ने इस वक्त विदर्भवादियों को अड़चन में डाल दिया और इन्होंने विरोध किया। उनकी भी रणनीति ये हो सकती है कि अब विदर्भ में हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, तो विदर्भ का विरोध करते करते पश्चिम महाराष्ट्र के सीटें कुछ बटोरे और सत्ता के निकट जाए, ये भी उनकी रणनीति हो सकती है। तो चलिए, यह हुआ कि विदर्भ के 62 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता तय करेंगे कि जो पार्टी पृथक विदर्भ के पक्ष में अपना मानस प्रकट करेगी, मतदान उसके पक्ष में किया जाएगा। और यहां भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिखता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि नितिन गडकरी ने लिखित रूप से दिया था, यह ठीक है किसी कारण से, और सबसे बड़ा कारण है वहां महागठबंधन शिवसेना के साथ, जो शिवसेना विरोधी है। लेकिन अगर यह गठबंधन टूटता है तब भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई परेशानी नहीं रहेगी, वो खुल करके पृथक विदर्भ राज्य के समर्थन में सामने आएगी और तब वहां की जनता शायद पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करे। खैर, ये तो थी बीजेपी और शिवसेना के डगमगाते रिश्तों की बात। और अब बात करते हैं कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीट बंटवारे पर मचे कोहराम की। 1999 में सोनिया गांधी की विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस से अलग होने वाले शरद पवार ने एनसीपी बनाई, लेकिन राजनीति में जब दाल नहीं गली तो कांग्रेस से फिर से हाथ मिला लिया। लेकिन इतिहास फिर दोहराने को बेकरार है। हालात ऐसे हैं कि सीट पर बंटवारे पर सहमति नहीं बनी तो राहें जुदा होना तय है। सत्ता पाने की चाह में एक तरफ 25 साल पुराना याराना बिखरने की कगार पर है, तो दूसरी तरफ 15 साल तक सत्ता की चाशनी में डूबी रहने वाली कांग्रेस और एनसीपी के रिश्तों में भी कड़वाहट ने जगह बना ली है। बैठकों का दौर जारी है, लेकिन नतीजों की उम्मीद बढ़ते वक्त के साथ धुंधला रही है। इस बीच एनसीपी कोर कमेटी की बैठक भी बेनतीजा रही। एनसीपी कांग्रेस के बीच खींचतान अब भी जारी है। एनसीपी अपनी मांग पर कायम है। अब मंगलवार को दोनों पार्टियों के बीच अहम बैठक होगी। मंगलवार को दोनों पार्टियों की बातचीत के बाद ही साफ हो पाएगा कि करीब 10 साल पुराना गठबंधन बरकरार रहेगा या नहीं। पृथ्वीराज चौहान जी का मुझे फोन आया था और इस बातचीत के दौरान कांग्रेस पक्ष की ओर से हमें ये कहा गया कि सीटों के बंटवारे के बारे में हम लोग एक बार आपस में बैठे और दोनों पक्षों का जो प्रस्ताव है उसके बारे में हम चर्चा करें। एनसीपी कोर कमेटी की बैठक करीब 1.5 घंटा चली। बैठक में एनसीपी ने कांग्रेस के 124 सीटों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बैठक में सीटों की अदला बदली का प्रस्ताव भी रखा गया। एनसीपी कांग्रेस के साथ मंगलवार को होने वाली बैठक में नए प्रस्ताव को रखेगी। एनसीपी गठबंधन धर्म निभाने की बात कर रही है। हालांकि पिछले 25 दिनों से दोनों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ। एनसीपी का मानना है कि राजनीति में कुछ फैसले आखिरी वक्त में लिए जाते हैं। 15 साल से महाराष्ट्र में कांग्रेस राज कर रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की हालत पतली हो गई है। ऐसे में एनसीपी भी मोल भाव की राजनीति पर उतर आई है।
साल 2009 में 114 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली एनसीपी अब 144 सीटें मांग रही है। बंटवारे पर हालात ऐसे हैं कि दोनों पार्टियों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये गठबंधन बना रहेगा? कांग्रेस साफ कर चुकी है कि वो एनसीपी को 125 से 126 से ज्यादा सीटें नहीं देगी, जबकि शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी 288 सीटों में से 144 सीटें मांग रही है। एनसीपी कोर कमेटी की बैठक में भले ही नतीजा कुछ न निकला हो, लेकिन इतना जरूर साफ हो गया है कि एनसीपी अपनी मांगों पर कायम रहेगी। कांग्रेस और एनसीपी के रिश्ते कैसे रहेंगे, ये मंगलवार को मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के घर होने वाली बैठक के नतीजे तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो कांग्रेस और एनसीपी के घर में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। वहां भी ऐसा लगता है कि 15 साल पुराना गठबंधन अब टूट जाएगा, बिखर जाएगा। मराठा छत्रप शरद पवार की पार्टी एनसीपी जो दावा कर रही है अब कि चूंकि अभी लोकसभा चुनाव में उनके सीटों की संख्या ज्यादा मिली है, उनका प्रभाव ज्यादा नजर आया है, सो पिछले 2009 के चुनाव में जो 114 सीटें मिली थी उसकी जगह अब उन्हें आधी आधी बराबरी का अर्थात 144 सीटें चाहिए, जबकि कांग्रेस दो टूक शब्दों में कह चुकी है कि 114 नहीं तो बहुत ज्यादा 125 नहीं तो 126, इससे ज्यादा सीटें हम देने को तैयार नहीं है। एनसीपी की ओर से उनके एक कद्दावर नेता प्रफुल्ल पटेल अल्टीमेटम दे चुके हैं, तो कांग्रेस की ओर से भी साफ कह दिया गया है या तो हमारी बात मानो या फिर राहें जुदा जुदा, हम 288 सीटों पर लड़ने को तैयार है। हमारे साथ मुंबई स्टूडियो में एनसीपी के नेता अल्पना पेंटर जी जुड़ी हुई हैं। अब सीधे हम अल्पना जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछ लेते हैं कि आखिर एनसीपी इस पर सोचती है तो क्या सोचती है, क्या वह गठबंधन कायम रखने के पक्ष में है या फिर गठबंधन को तोड़कर अपनी राह देखेगी और सभी 288 सीटों पर लड़ेगी। अल्पना जी, आप अंतिम आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर आपकी पार्टी नेतृत्व की मंशा क्या है? क्या उन्होंने यह मन बना लिया है कि कांग्रेस से पृथक होकर के पूरे की पूरी 288 सीटों पर लड़ेंगे या फिर अंदर अंदर कोई दूसरी नई खिचड़ी नए समीकरण के लिए पक रही है? नई खिचड़ी तो पक नहीं रही है जी। एक तो ऐसे है कि हमें गठबंधन चाहिए जी, और आखिरी गठबंधन होने वाला ही है वैसे जी। और प्रभाव एनसीपी का प्रभाव महाराष्ट्र में पहले से ही है। आपने देखा होगा शरद पवार जी का एक अलग सा कुछ कर्तृत्व ऐसे है जी। अलग सा उनके ऊपर एक महाराष्ट्र के ऊपर अलग सा प्रभाव है वैसे। तो इसलिए पवार साहब जहां जहां पे जाते हैं वहां वहां पे जो हमारे कार्यकर्ता है उनको लगता है कि अगर यहाँ पे पवार साहब का प्रभाव है तो यहाँ पे हमें सीट मिलनी चाहिए। लेकिन मैत्री पूर्ण हमारे कांग्रेस के साथ दोस्ती होने के नाते पवार साहब ने कहा है कि हम लोग गठबंधन करेंगे। लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता है और नेता है उनका कहना है कि हमें 144 सीट चाहिए। 144 सीट इसीलिए चाहिए क्योंकि अभी लोकसभा में आपने देखा होगा एनसीपी का प्रभाव ज्यादा है, तो इसलिए हमें 144 सीट चाहिए। और ऐसे भी है कि आपने देखा होगा जब पवार साहब कृषि मंत्री थे तो कृषि मंत्री होने के नाते यहाँ पे हम लोग बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान, तो रोटी के लिए पहले हम लोग रोटी बोलते, तो पवार साहब ने हरित क्रांति करके दिखाई है जी। तो हरित क्रांति होने के वजह अभी लोगों को धन धान्य मिलना शुरू हो गया है। और दूसरा अभी रोटी कपड़ा और मकान, बात आई मकान की, तो अभी महाराष्ट्र शासन ने 2000 साल तक जो स्लम एरिया था उस सभी स्लम एरिया में उनको डिक्लेयर किया है कि वहां पे उनको नया मकान उनके लिए मकान बनने वाला है। तो इसलिए ये सब अच्छा चल रहा है और मुझे लगता है कि हमें 144 सीट्स मिलेगी और अल्पना जी हमेशा पवार साहब की
अल्पना जी, जहां तक शरद पवार के प्रभाव का है, उनकी लोकप्रियता का है, उसमें कहीं कोई चुनौती कोई नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ मुद्दा यह है कि जैसे 25 साल पुराना गठबंधन भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का टूटने के कगार पर है, आपका 15 साल पुराना है, और यह आप मानेंगे कि यह कांग्रेस के साथ जो आपका गठबंधन हुआ था वह एक अवसरवादी गठबंधन था, सीधे सीधे सत्ता में बने रहने के लिए। नहीं तो यही शरद पवार, मैं फिर बता दूं, शरद पवार का मराठवाड़ा में और पूरे महाराष्ट्र में कह लें, उनका जो प्रभाव है वो अपनी जगह है, मराठा छत्रप के रूप में उनकी पहचान है। लेकिन जिस मुद्दे पर वो कांग्रेस से अलग हुए थे, सोनिया गांधी को चुनौती देकर अलग हुए थे, फिर बाद में उसी सोनिया गांधी का अगुवाई वाली कांग्रेस के गोद में जाकर बैठने वाले भी शरद पवार ही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी हम लोग अलग अलग ही है, अपनी अपनी पार्टी है। पार्टी में सेकुलर जो वोट्स होते हैं उसका बंटवारा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग उनके साथ हैं। और ऐसे नहीं, हमारे साथ आरपीआई भी चल रही थी, जो रामदास आठवले हमारे साथ चल रहे थे। तो जो सेकुलर पार्टी है, तो हम लोग चाहते हैं कि सेकुलर पार्टी ने साथ रहना चाहिए, ताकि जो धर्मनिरपेक्ष लोगों को लेके हम लोग चले, और धर्म के पे ऊपर जो पक्ष संगठना चलती है वो नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सर्वधर्मीय समभाव से हम लोग चल रहे हैं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उनके साथ हम लोग चल रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए आप, मेरी शुभकामनाएं है कि गठबंधन बना रहे, लेकिन ऐसा रही बात आपने मराठवाड़ा, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए, नहीं आप बोलिए, आप बोलिए। आपने मराठा भी वैसे करते रहे, तो हाँ, मराठवाड़ा में मराठा छत्रप, मैंने शरद पवार के लिए मराठा छत्रप कहा। मराठा छत्र ऐसे भी नहीं, क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे जो हमारा जो पावरफुल नेता है अपने छगन भुजबल साहब है, तो भुजबल साहब ओबीसी समाज के हैं, और उनके साथ ओबीसी समाज पूरा जुड़ा हुआ है हमारे साथ। जो सब चलिए, भुजबल साहब भी शिवसेना छोड़ करके आपके आए थे। अब चूंकि अब हम सीधे हमारे साथ कांग्रेस के डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपने ये सारी चर्चा सुनी, यह तो लगभग तय लग रहा है कि जो तेवर अभी एनसीपी का है, अर्थात राष्ट्रवादी कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के बना रखा है, और जो आपको चुनौती दे रहे हैं, आपको बार बार अल्टीमेटम दिया जा रहा है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि गठबंधन कायम रहेगा और आप दोनों मिलकर के साथ चुनाव लड़ेंगे? देखिए विनोद जी, दोस्ती में अल्टीमेटम नहीं होता है। मुझे लगता है कि जब हम दोस्त हैं तो उसमें अल्टीमेटम जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। जहां तक गठबंधन का सवाल है, कांग्रेस और एनसीपी दोनों का 15 साल पुराना रिश्ता है। हम लोगों ने साथ में महाराष्ट्र की जनता के हित में गठबंधन किया, और अभी लगातार हम वहां सफलतापूर्वक सरकार चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व स्तर पे बातचीत चल रही है, और जल्द से जल्द इसमें कुछ न कुछ समाधान खोजा जाएगा। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, इस मामले में मीडिया से भी जो खबरें आ रही है, जो वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से आप भी सुनवा रहे हैं, उससे ये बात बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस काफी फ्लेक्सिबल है अपने गठबंधन को बचाने, और इसीलिए पिछली बार एनसीपी ने 114 सीटों पर चुनाव लड़ा था, और अभी आप भी बता रहे हैं कि 124-25 तक कांग्रेस देने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि गठबंधन में थोड़ी बहुत सीटों की अदला बदली हो सकती है, थोड़ी बहुत सीटें कम ज्यादा हो सकती हैं, तो दोनों को ही इसमें मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। लेकिन और मुझे लगता है अगर मुझे ये बताइए, अगर ये गठबंधन टूटता है और आप अकेले के दम पर चुनाव लड़ते हैं, तो आपकी स्थिति क्या होगी? जैसे मैंने कहा, अल्पना जी से पूछा, अल्पना जी इनकार कर दिया, जो नई खिचड़ी की बात की, उनकी तैयारी है। ये हम एक पत्रकार के रूप में कह सकते हैं कि एनसीपी की तो तैयारी है, विकल्प खुले हुए उनके, और वहां भारतीय जनता पार्टी भी अगर बहुत दबाव बने तो उनकी भी तैयारी है। कांग्रेस की क्या तैयारी? अकेले आप कहां तक इस चुनाव की बैतरणी को पार कर पाएंगे? देखिए, कांग्रेस का पहला प्रयास तो ये होगा कि एनसीपी के साथ उसका गठबंधन बना रहे और वह साथ में चुनाव में जाए और जीत कर आए।
और यदि एनसीपी अपने गठबंधन को कायम रखने के लिए तैयार नहीं है तो वैसी स्थिति में कांग्रेस ने पहले भी साफ किया है कि 288 सीट पर लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी सक्षम है, उसका संगठन है, और अगर वैसी स्थिति बनती है तो पूरे दमखम के साथ हम वहां चुनाव लड़ेंगे और वापसी करेंगे। एक और सवाल आपसे, अभी महाराष्ट्र की चर्चा हम करें, महाराष्ट्र में जो आपकी सरकार है कांग्रेस एनसीपी की, भ्रष्टाचार के आरोपों की लंबी सूची है और आप इससे सहमत होंगे, इनकार नहीं कर पाएंगे कि केंद्र में अगर आपकी हार हुई है, आपकी सत्ता आपके हाथ से गई है, तो भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण फिर इन भ्रष्टाचार के आरोपों की मौजूदगी में आप महाराष्ट्र में फिर चौथी बार सरकार बनाने की सोच भी कैसे सकते हैं? देखिए, केंद्र की राजनीति का अलग प्रभाव रहा, कई कारण रहे हार के यहाँ, लेकिन जहां तक महाराष्ट्र की बात है, मुझे लगता है कि पृथ्वीराज चौहान साहब की जो इमेज है वो बिल्कुल नेक है, साफ छवि के व्यक्ति हैं, बिल्कुल ईमानदार हैं, निष्क्रिय शिथिल मुख्यमंत्री के रूप में छवि होनी। नहीं, निष्क्रिय नहीं, ऐसा होता है कि कुछ लोग बिल्कुल साइलेंटली काम करने में विश्वास करते हैं, कुछ लोग काम कम करते हैं, बड़ बोलापन ज्यादा करते हैं। तो आदरणीय पृथ्वीराज चौहान के बारे में यही बता सकता हूं कि वो शालीनता पूर्वक काम करने में विश्वास करते हैं, बेहद ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं, बेदाग छवि के व्यक्ति हैं, और उनके इस बेदाग छवि का लाभ हमें आगे आने वाले चुनाव में अवश्य मिलेगा। ठीक है, अब जरा फिर चलते हैं एक बार नागपुर चंद्रकांत मानखेड़े जी के पास। मानखेड़े जी, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो विदर्भ का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है पूरे महाराष्ट्र का। अभी वहां जो 62 सीटें हैं, मैं आपसे जानता हूं, उसकी चर्चा हम लोगों ने की। आप नागपुर शहर के जो 6 सीटें हैं और नागपुर जिला जो आसपास, अगर ये चुनाव वहां होता है, कांग्रेस और एनसीपी अलग अलग और शिवसेना अलग, तो वैसी स्थिति में आप क्या देखते हैं, वहां क्या स्थिति रहेगी, चुनाव परिणाम क्या आएंगे? पहले हम नागपुर के 6 विधानसभा क्षेत्रों की बात कर लें। एक तो बात साफ है कि 15 साल सत्ता करते हुए उनका जो नाकर्तेपना जो है वो सिद्ध हो चुका है। दूसरी बात यह है कि नई सत्ता दिल्ली में बनी है, उसकी हवा कम हो रही है, मगर एकदम ये नेगेटिव हवा नहीं है। और इनको देखा है 15 साल में और 100 साल में इनको देखा है। इस तुलना में इस वक्त तो कांग्रेस और एनसीपी को तो हानि होने वाली ही है, ऐसा लगता है। मगर अब शिवसेना भाजपा युति रहती है, टूटती है, कांग्रेस एनसीपी युति रहती है, टूटती है। कांग्रेस एनसीपी युति यदि टूटती है तो कांग्रेस को लाभ होगा, राष्ट्रवादी को नुकसान होगा। आघाड़ी में ये देखा गया है कि हर बार राष्ट्रवादी ने लाभ ज्यादा लिया है, पर आघाड़ी टूटी है तो एनसीपी को ज्यादा लॉस होने की संभावना है। और एनसीपी के नेताओं की प्रतिमा, जो नेताओं की प्रतिमा है, जैसे अजीत पवार साहब की प्रतिमा है, तो बहुत सारे वक्तव्य उनके ऐसे रहे, एक मगरूर नेता या ऐसी जो ये बनी हुई है, और ये लोग अब जनता के खिलाफ है, ये भी लोगों को लग रहा है। और कम से कम मोदी जो आशा का किरण बता रहे हैं, इमेज उनकी ये है, उनको लाभ होने की संभावना है। जैसे चित्र लोकसभा में रहा, उसी तरीके का चित्र कम ज्यादा तरीके से रहेगा। मानखेड़े जी, आपसे एक अंतिम सवाल। उद्धव ठाकरे जो भावनात्मक बात कही है कि दिल्ली तुम्हारी, महाराष्ट्र हमारा है, बाल ठाकरे हमेशा महाराष्ट्र पर पूरे वर्चस्व का दावा करते हैं। क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे के इन शब्दों का प्रभाव मतदाता पर भावनात्मक रूप से पड़ेगा? नहीं, मुझे एक बात साफ करनी चाहिए कि इनका प्रभाव विदर्भ में अभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि विदर्भ आंदोलन यदि तेज नहीं होता तो इनका प्रभाव पड़ सकता था। मगर जिस तरीके से, जिस स्टाइल से वो संयुक्त महाराष्ट्र की बात करते हैं, और संयुक्त महाराष्ट्र में विदर्भ की जनता अब रहने की इच्छा उनकी टूट चुकी है, इस पार्श्वभूमि में वो अपनी अडिगल भूमिका कायम रखते हैं। वो संवाद या डायलॉग करने की भूमिका में यदि आते हैं तो फायदा होने की संभावना है, लेकिन हम किसी हालत में महाराष्ट्र टूटने नहीं देंगे। ये यदि बात करेंगे तो उनको बिल्कुल फायदा नहीं होगा। लेकिन चंद्रकांत जी, आपको मैं याद दिलाऊं और आपसे बल्कि जानना चाहूंगा, 1995 में जब शिवसेना की सरकार बनी, उस समय भी पृथक विदर्भ का मुद्दा था और उनका मत स्पष्ट था कि पृथक विदर्भ नहीं बनेगा। इसके बावजूद 1995 के बाद के जितने चुनाव हुए, चाहे वह विधानसभा के हो या लोकसभा के, शिवसेना के लोग वहां से जीतते रहे। शिवसेना के लोगों को विदर्भ में समर्थन मिला। ऐसा क्यों?
मैंने विदर्भ देखिए सिचुएशन बदल चुकी है कि जब विदर्भ का आंदोलन नहीं होता था और कांग्रेस और इनकी निष्क्रियता दिखाई देती थी और इसलिए मगर आंदोलन जब तेज होता है तो लोगों में चेतना इसके प्रति बढ़ती है। आपको मैं विनोद साहब एक बात याद दिलाऊं कि जब नागपुर में बाला साहेब ठाकरे आए थे उन्होंने कहा था कि 2 साल में यदि विदर्भ का विकास नहीं होगा तो मैं खुद स्वतंत्र विदर्भ राज्य की बात करूंगा। बिल्कुल। हम लोग ये चाहते हैं कि अब बाला साहब की वचन पूर्ति कम से कम उद्धव ठाकरे जी ने करनी चाहिए, क्योंकि बाला साहब ने ये शब्द दिया था और बाला साहब अपने शब्द के पक्के थे, तो कम से कम उद्धव जी ने ये उनका शब्द वचन पूर्ति के तौर पर लेना चाहिए। बहुत भूमिका बदलनी चाहिए। ऐसा बहुत धन्यवाद चंद्रकांत जी। अब चूंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, आज हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और ऐसा अब प्रतीत हो रहा है इस चर्चा के बाद और जो ताजी खबरें जो हमारे पास आई हैं कि एक कोशिश तो पूरी चारों दल करेंगे, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की उनका गठबंधन कायम रहे, चूंकि यह तय है कि अगर चारों अलग से अकेले चुनाव मैदान में उतरते हैं तो नुकसान सभी का है। लेकिन अब उसके बाद अगर नए चुनावी समीकरण सामने आते हैं तो भी एक ऐसे गठबंधन का होगा जिसके भविष्य पर बिल्कुल हमेशा एक सवालिया निशान लगा रहेगा। इसलिए अब दिलचस्प है यह देखना इस चुनाव में 2014 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कि दिल्ली तो भारतीय जनता पार्टी को, महाराष्ट्र पर किसका कब्जा होगा और यह भी कि उद्धव ठाकरे का मिशन 150 पूरा होता है या नहीं। आज की चर्चा हम समाप्त करते हैं। आप सभी के जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोरंजन जी धन्यवाद, डॉक्टर साहब धन्यवाद, अल्पना जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, चंद्रकांत बानखड़े जी आपका भी आभार कि आपने इस चर्चा में भाग लिया। हम कल फिर मिलेंगे राजचक्र में एक नए ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।